हाँ, चालू થઈ ગયું। ओके। नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम करीब करीब 1-1.5 महीने के बाद मिल रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। इसकी वजह यह है कि चेतन सर की तबीयत अच्छी नहीं है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल में से ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है। आज ही मैंने कोविड टेस्ट करवाया हुआ है, अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है, यानी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अभी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। पहले हमारा इंटेंशन था कि हम ये 5 तारीख को हमारे जो हस्तरेखा के एडवांस लेवल 2 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, परंतु मुंबई में लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग इसको प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अभी डिसाइड किया है कि नियर अबाउट 15-16 के आसपास हम लोग हमारे जो आगे के शेड्यूल्स है वो आपको डिक्लेयर करेंगे आपके ग्रुप के अंदर। आज मैं यहाँ पे एक हमारे जो कलीग है वीरेंद्र भाई शाह करके, जिनको आप 200 साल का भी पंचांग पूछोगे तो उनको मुंह जवानी है। ये कहाँ काम आता है, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई कुंडली बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से हमें, यानी समझो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1959 है, तो उसके ऊपर से वो सूर्य चंद्र फिर बाकी अन्य ग्रहों को भी लग्न निकाल के अन्य ग्रहों को भी वो रख सकते हैं विदाउट पंचांग। और मैथमेटिक्स में उनकी इतनी मास्टरी है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतनी मास्टरी है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है, इतने इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में। आज आपके सामने मैं उनको लेके आ रहा हूँ। मैं आपको एक बता दूं कि मैं यहाँ पे जब क्लास बेस्ड ट्रेनिंग देता था तभी वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और मुझे पता नहीं था कि ये मेरे स्टूडेंट है, लेकिन इनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है। तो अभी मैं भी उनके पास पढ़ाई करने जाता हूँ। देखो, मैं ये चीज को छोटा नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे स्टूडेंट के पास भी कुछ नॉलेज है, तो मैं भी उनसे पढ़ाई करने जाता हूँ और ये चीज को सीख रहा हूँ आज की तारीख में कि भाई आज से समझो फ्यूचर का मुझे सूर्य चंद्र मंगल हर्षल नेपच्यून प्लूटो ये सब ग्रह देखने हैं, फिर ग्रह के वक्री मार्गी स्तंभी ये देखने हैं, फिर मुझे देखना है कि आज तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, ये सब देखना है। तो ये मैन्युअली सब आपको जवाब दे सकते हैं। इनको कभी भी पंचांग रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ दी थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ से उन्होंने मेरी जन्म लग्न कुंडली, मेरी नवमांश कुंडली, फिर षडवर्गीय कुंडली, तो आप सब लोगों को पता होगा जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, षडवर्गीय कुंडली, ये सभी कुंडलियों का डिस्कशन वो मुंह जवानी कर सकते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट भी उनका लाभ उठाइए और उनसे ये चीज सीखने की पूरी पूरी कोशिश करें। आज हम लोग ने ये फ्री सेशन अरेंज किया हुआ है। ये फ्री सेशन होने के बाद हम इसको आगे चल के पेड वर्जन में लाएंगे और जैसे भी हमारी आपको प्रॉमिस है कि हमारे कोई भी पेड वर्जन 499 और 999 के ऊपर नहीं रहेंगे, जिसमें जितने हमारे एक्स स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम क्या देते हैं, उनको पता है कि हम कितनी किताबें यानी लिटरेचर कितना देते हैं, जो पेड वर्जन में आज तक ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उसमें कोई नहीं देता है, उतना डिटेल्स हम लोग आप लोगों को देते हैं। हमारा एक ही मोटो है कि आप तक सच्ची चीजें पहुंचाना, हमारे शास्त्रोक्त से जो चीजें शास्त्र में दी हुई है वो चीजों को आप तक पहुंचाना और सही गाइडेंस देना। इसके बाद समझो ना, 1-1.5-2 महीने के बाद हम लोग ये जो हमारे ये हस्तरेखा के लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस वास्तु लेके आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 5 दिन 6 दिन 7 दिन का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको पूरा सिखा पाऊं, क्योंकि जो लोग मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं उनको पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन पावर कैसा है और मैं कोई भी चीज को मीन्स कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। क्यों? 6-7 दिन इट इज पोस्ट
बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम समय है। तो हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो रेगुलर स्टूडेंट्स है हमारे और जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है और जो बेसिक से ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं अप टू फाइनल यानी एडवांस लेवल तक, जो बेसिक से वास्तु पढ़ना चाहते हैं अप टू एडवांस लेवल तक, फिर ये जो पंचांग की जो पद्धति हम लेके आ रहे हैं वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम आपके लिए पीरियड के लिए ये प्रोग्राम लेके आएंगे। तो आज मैं हाँ आज मैं आपके सामने वीरेंद्र भाई शाह को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वीरेंद्र भाई આવી જાઓ, તમારો માઇક ને ઈ ચાલુ કરી નાખજો અને હિન્દીમાં લેક્ચર આપજો. આપણા બધા સ્ટુડન્ટો લગભગ હિન્દી ભાષી હશે. वीरेंद्र भाई शाह को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वीरेंद्र भाई शाह को ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके बाजू में उनकी डॉटर बैठी हुई है, वो भी जूम पर लेक्चर देती है। शी इज एन एडवोकेट, वो भी जूम पे लेक्चर देती है। वीरेंद्र भाई से साथ ही लड़की, उनके जमाई कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी इनके जो खानदान में ये भी खुद वीरेंद्र भाई वीजेटीआई માંથી ભણેલા છો ને? માઇક તમારું ચાલુ કરો, माइक माइक वीरेंद्र भाई माइक चालू करो। चेतन भाई बच्चा देख तो मैं भी बता दूं, मुझे भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। माय सन इज विथ मी हियर एंड ही इज आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो भी, फार्म इजी कंपनी में, और वही ये सब मुझे सिखा रहा है अभी धीरे धीरे। नहीं आ रहा है। नहीं चालू कर लू हमने। मैं भी आपको बता दूं, वीरेंद्र भाई भी बहुत ही अच्छी, हाँ बहुत ही अच्छी पोस्ट पे रहे हुए हैं। और वीरेंद्र भाई बीजेटीआई માંથી ભણ્યા છો ने? हाँ हाँ वीरेंद्र भाई बम्बई में, हाँ 1971 में सेकंड यूनिवर्सिटी। हम लोग हिंदी में बात करें क्योंकि काफी स्टूडेंट हिंदी भाषी है, तो यहाँ पे अभी हम ज्यादा, हाँ वीरेंद्र भाई ठीक है, हाँ 1971 में यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक टेक्सटाइल इंजीनियर। हाँ तो वो भी बहुत काफी पढ़े लिखे हुए हैं, उनके संतान भी काफी पढ़े लिखे हुए हैं। अब हम ज्यादा डिस्कस ना करके हम उनका लाभ उठाते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। सर्वप्रथम वो जो ग्रह के बारे में बताएंगे, समझो वक्री या तो जो ग्रह का समय निकालना है कि ये ग्रह समझो 1959 में कौन सी राशि में स्थित था, ये जो समय निकालना है वो निकालने के बाद हम जो एक छोटा सा सेशन करेंगे, और वो छोटे से सेशन के बाद आप लोग हमें चैट के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे। नो माइक ओपनिंग, किसी का माइक ओपनिंग नहीं करेंगे हम लोग, चैट के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन हम वीरेंद्र भाई को फॉरवर्ड करेंगे और वीरेंद्र भाई उसका जवाब देंगे। और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आए, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑल्सो, बिकॉज मैं भी उनके पास ही पढ़ रहा हूँ अभी इस चीज को, मैं भी उनके पास अभी रेगुलर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। तो मैं अभी वीरेंद्र भाई को आपके सामने ला रहा हूँ और स्टार्ट करवा रहा हूँ ये पंचांग, यानी मैजिक ऑफ पंचांग। वीरेंद्र भाई स्टार्ट करी दो। आवाज આવે છે ને? आवाज આવે છે? हाँ આવે છે, તમે સ્ટાર્ટ થઈ જાઓ। ओके ओके ओके। नमस्ते भाई बहनों, आज अपन अपना सेशन चालू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हिंदू पंचांग का बहुत महत्व है। उसको आवाज आवे है? आवाज आता है? हाँ वीरेंद्र भाई, હું અંગૂઠો બતાવું ને તો તમારો અવાજ આવે છે એમ સમજી લેજો।
હા, તમે ચિંતા નહીં કરો, કંઈ પણ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હશે ને તો હું તમને મેસેજ નાખીશ. ओके ओके ओके। आज सबसे पहला हम लोग सूर्य ग्रह की बात करेंगे। सूर्य ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आधा भविष्य अपन सूर्य ग्रह से कर सकते हैं। एक बर्थ डेट से अपन 15 चीज निकाल सकते हैं, एक बर्थ डेट से। अभी आप कोई भी एक बर्थ डेट बताओ, वो बर्थ डेट से 15 चीज अपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बर्थ रहेगी तो उसका पहला वार निकाल सकते हैं। कोई भी साल का बर्थ डेट रहेगा उससे वार निकाल सकते हैं, उससे सूर्य राशि निकाल सकते हैं, चंद्र राशि निकाल सकते हैं, टाइम रहेगा तो लग्न निकाल सकते हैं, गुरु निकाल सकते हैं, शनि निकाल सकते हैं, सब तिथि निकाल सकते हैं, सब अपन बर्थ डेट से निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल अपने को नॉलेज होना जरूरी है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 15/8/2025 उसका सूर्य राशि कौन सी है अपने को कुछ मालूम नहीं है। अपने को मैथमेटिकल माध्यम से ये जानना है सूर्य कौन सी राशि में है और कितने अंश का है। अभी आपको मैं बोलता हूँ कि 5 सितंबर 2021 का सूर्य कौन सी राशि में है और कौन से अंश का है अपने को निकालने का है। अपन कैसे निकाल सकते हैं तो उसकी रीत मैं आपको बोलता हूँ। इसके लिए थोड़ा सूर्य के नियम जानने पड़ेंगे। सूर्य रोज एक अंश चलता है, एक राशि में एक महीना रहता है और एक महीने में वो राशि बदली करता है और 15 तारीख को वो सूर्य राशि बदली करता है। ये 3 नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 नियम अपने को मालूम हो गए तो अपन कोई भी तारीख का सूर्य कितने अंश का है, कौन सी राशि में है वो बता सकते हैं। समझो कि 25 अक्टूबर 2025 का सूर्य कौन सी राशि में है, ये अपने को जानने का है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा मैं जो बोलता हूँ वो लिख लो। 1 से 15 तारीख कांस्टेंट 4, 1 से 15 तारीख कांस्टेंट 4 लिखो और 16 से 31 कांस्टेंट 3 लिखो। ये दोनों कांस्टेंट सूर्य ग्रह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट आपको मालूम है और महीना मालूम है तो आप सूर्य की राशि और अंश निकाल सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, 25 तारीख कौन सा कांस्टेंट में आती है? दूसरा वाला कांस्टेंट में आती है, उसका कांस्टेंट 3 है। तो ये पहला याद रखना जरूरी है कि तारीख का कांस्टेंट 4 है या 3 है। सेकेंड थिंग, कौन सा महीना है? समझो अभी 10 अक्टूबर 10वां महीना है। अक्टूबर में से एक कांस्टेंट बात करो, 10 में से कांस्टेंट 3 बात करो तो 7 रहेगा, यानी सूर्य तुला राशि का है। यानी 25 अक्टूबर 2025 का सूर्य तुला राशि में रहेगा। इस तरह आप राशि निकाल सकते हो। राशि निकालने के बाद में आपको अंश भी जरूरी है। अभी 15 तारीख को सूर्य बदली होता है, रोज का एक अंश चलता है, तो 16 तारीख को 1 अंश, 17 तारीख को 2 अंश, 18 तारीख को 3 अंश और 19 तारीख को 4 अंश। ऐसा ये सूर्य आगे बढ़ते रहेगा। 25 तारीख को अगर अपने को सूर्य का अंश निकालने का है तो अप्रोक्सीमेटली 25 - 15 10 अंश का सूर्य रहेगा। ये अगर अपने को मालूम है तो अपन बोल सकते हैं कि सूर्य तुला का 10 अंश का रहेगा 25 अक्टूबर को। ये एक एग्जाम्पल है। 1 जनवरी 2019 का सूर्य कौन सी राशि में है, ये अगर अपने को देखने का है तो 1 तारीख कौन सा कांस्टेंट में आती है, तो वो 4 का कांस्टेंट में आती है 1 से 15। और जनवरी महीना है, जनवरी महीना है 1 महीना, 1 महीना में से 4 बात करो तो नहीं जाएगा। इसके लिए 12 में 1 ऐड करो 13, 13 में से 4 बात करोगे तो 9, यानी 1 जनवरी को सूर्य धनु राशि का रहेगा। और अंश 1 में से 15 बात करो, 1 में से 15 बात नहीं होगा, यानी 30 + 1 31, 31 में से 15 बात करोगे तो 16, यानी करीबन 1 जनवरी को 16 अंश का धनु का सूर्य रहेगा। इस तरह अपन 365 दिन का सूर्य का अंश निकाल सकते हो। आपको इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप
हमें पूछ सकते हो। अभी फरवरी का 24 तारीख है। 24 तारीख फरवरी यानी दूसरा महीना। 24 तारीख 3 का कांस्टेंट में आएगा, 16 से 31। और फरवरी का दूसरा महीना है, दूसरा महीने में से 3 नहीं जाएगा, इसके लिए 12 में 2 ऐड करो, 14 में से 3 बात करो तो 11 यानी कुंभ राशि। 24 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में रहेगा और करीबन 10-12 अंश का रहेगा। इस तरह आप सूर्य के अंश निकाल सकते हो। इसलिए अगर कोई डिफिकल्टी रहेगा, 12 महीने का आप सूर्य का अंश और राशि निकाल सकते हो। ये आगे जाके अपने को सूर्य का अंश बहुत चीजों में काम आता है। तिथि में काम आएगा, लग्न निकालने में काम आएगा, और नक्षत्र में काम आएगा। सब चीज में ये सूर्य का अंश बहुत काम आता है। योग में काम आता है, तिथि में काम आता है। सूर्य जैसी सूर्य की राशि रहती है, ऐसे सूर्य के नक्षत्र भी रहते हैं। 12 राशि और 27 नक्षत्र है। तो अगर अपने को अंश मालूम पड़ गया तो सूर्य नक्षत्र भी अपन निकाल सकते हैं। एक साल में 27 नक्षत्र रहते हैं, यानी सूर्य नक्षत्र करीबन 13 अंश का रेट, 13 दिन का रेट है। 13 या 14 नक्षत्र 14 दिन के रहते हैं, 13 नक्षत्र 13 दिन के रहते हैं। ऐसे मिला के 365 दिन होते हैं, यानी 14 नक्षत्र 14 दिन के, 13 नक्षत्र 13 दिन के। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 और 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196। 169 और 196 का दोनों का टोटल करोगे तो 365 दिन आएगा, यानी 27 नक्षत्र भी आप जान सकते हो। आज 3 अप्रैल है। आज कौन सा राशि में सूर्य नक्षत्र है, तो अपने को उसके लिए जानना पड़ेगा कि सूर्य कौन सी राशि में है। 3 अप्रैल 2021 3 तारीख है, इसके लिए इसका कांस्टेंट 4 आएगा और कांस्टेंट 4 आएगा। और अप्रैल महीना है 4, आज अप्रैल महीना है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। 3 तारीख का कांस्टेंट 4 आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी आज सूर्य मीन राशि में है। मीन राशि का सूर्य में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो 25वां 26वां और 27वां नक्षत्र आता है। तो आज करीबन सूर्य 3 तारीख का है, यानी 15 और 3 18 अंश का है, तो रेवती नक्षत्र में आएगा, यानी 27वां नक्षत्र है। ये आप 27वां नक्षत्र याद रखो सूर्य का, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। तिथि कैसा जानने का, नक्षत्र कैसा जानने का, ये सूर्य के नक्षत्र और चंद्र के नक्षत्र बहुत काम आएंगे। अपन पंचांग में देख के बिना तिथि निकाल सकते हैं। तिथि कैसा निकालने का, तो चंद्र नक्षत्र माइनस सूर्य नक्षत्र। आज जो चंद्र नक्षत्र रहेगा और सूर्य नक्षत्र कौन सा है, तो चंद्र नक्षत्र माइनस सूर्य नक्षत्र करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय यानी गुणिले 1.1 करो तो आपको तिथि मिल जाएगा। तिथि कैसे निकालने की, ये एकदम सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र के ऊपर आधारित है। आज चंद्र 19 धन राशि में है और मगा मूल नक्षत्र है 19वां नक्षत्र है। तो चंद्र नक्षत्र 19वां है, सूर्य नक्षत्र 27वां है। तो चंद्र नक्षत्र माइनस सूर्य नक्षत्र जो टोटल आएगा उसको 1.1 करो। 19 में से 27 नहीं जाएगा, इसके लिए 19 में 27 ऐड करो तो 19 प्लस 27 46 होगा। 46 में से 27 जाएगा तो 19 आएगा, उसको 1.1 मल्टीप्लाई करो तो करीबन ये 23 नक्षत्र 21 नक्षत्र आएगा, 21 आएगा तिथि। 21 में से 15 गया तो कृष्ण पक्ष का षष्ठी नहीं तो सप्तमी, एक तिथि आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। ऐसे अपन कोई भी तारीख का नक्षत्र और ये निकाल सकते हैं। अभी समझो कोई भी रमेश भाई करके नाम है, उनका 4 सितंबर को जन्म हुआ है और अपने को तिथि निकालने की है। 4 सितंबर यानी सूर्य का नक्षत्र निकालना पड़ेगा। 4 सितंबर सूर्य कौन सी राशि में रहेगा, तो 4 यानी कांस्टेंट 4 आएगा और 9 में से 4 गए तो 5,
यानी सूर्य सिंह का सूर्य रहेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये करीबन 18-19 अंश का सूर्य रहेगा, तो इसमें अपना 10वां नक्षत्र आएगा। सिंह राशि में शुक्र का नक्षत्र आएगा, 10 और 11 नक्षत्र रहेगा, तो सूर्य का नक्षत्र 11 याद रखने का। और रमेश भाई है तो उसका 14, 15, 16, तुला राशि में 14, 15, 16 नक्षत्र रहेगा। 14 एवरेज आप 15 नक्षत्र पकड़ो तो 15 माइनस 10 5 को मल्टीप्लाई बाय 1.1 करेगा तो 5.5 आएगा, यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी आएगा। तो जो आदमी 4 नवंबर 1975 को पैदा हुआ है और रमेश भाई नाम है, उसका शुक्ल पक्ष की षष्ठी ये तिथि आएगी। इस तरह अपन 200 साल की तिथि 2 मिनट के अंदर सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र के हिसाब से निकाल। हेलो, ओके 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 ओके। इस तरह आप तिथि निकाल सकते हो और सूर्य नक्षत्र निकाल सकते हो, सूर्य राशि निकाल सकते हो। ये सूर्य के बारे में अभी आपको कोई सवाल जवाब पूछने का रहेगा तो आप बोल सकते हो। नमस्कार भाइयों, आप किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल दीजिए, मैं वीरेंद्र भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपके जवाब देंगे। क्योंकि मैं अगर माइक सबका ओपन कर दूंगा तो एकदम अपना खिचड़ा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट 80% लोग हैं यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन है चैट के माध्यम से पूछ लीजिए आप। वीरेंद्र भाई, हमारा सवाल आवे तो तमने कहूं छू। हाँ भले, वांधो हाँ, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई सवाल नहीं है? सबको समझ में आया है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? पारुल बेन जरा अंगूठो देखाड़ो, तमे समझाई ने? ओके, हितेश भाई समझाई है? नहीं? ओके, तमे नीचे आपणे શું નામ છે साहब, तमने समझाई है? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक काम कीजिए, आप के पास डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था का नंबर भी है, नहीं है तो मैं आपको नंबर दे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, वीरेंद्र भाई, तिथि केवी रीते कैलकुलेट करवी ये जरा फरती समझाओ ने। तिथि कैसे कैलकुलेट करने की आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों चाहिए। तो एक तो सूर्य नक्षत्र बर्थ डेट पे से निकाल सकते हो, और चंद्र नक्षत्र अगर आपको मालूम है तो चंद्र नक्षत्र माइनस सूर्य नक्षत्र, 1 से 27 नक्षत्र में चंद्र नक्षत्र कोई भी एक नक्षत्र का नंबर रहेगा आपको। अभी आप समझो सत्तारा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो सत्तारा का 24वां चंद्र नक्षत्र है, तो वो आपको याद रखने का है। और आप समझो सूर्य नक्षत्र 13 है तो 13 आपको याद रखने का। तो चंद्र नक्षत्र माइनस सूर्य नक्षत्र 24 माइनस 13 11 आएगा। जो टोटल आएगा उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो। 11 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13.1 आएगा, 13.2, तो वो 13वीं तिथि कहलाएगी। इसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वीरेंद्र भाई जरा धीरे जाओ, क्योंकि ये लोगों ने एम लागे कि તમે બહુ ફાસ્ટ બોલો છો, એટલે બહુ સ્લો ધીરે ધીરે બોલો, એટલે સ્પીડ તમે ઓછી કરો અને જોરથી બોલો એટલે એ લોકોને સમજાય। ओके 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 ओके। अभी आप जिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था का नंबर आप लोगों के पास है? नहीं है तो मैं अभी ये सेशन एंड होने के बाद आपके ग्रुप में नंबर डाल दूंगा, मेरा पर्सनल नंबर भी डाल दूंगा,
और हमारे यानी मेरे वीरेंद्र भाई ये सबके नंबर डाल दूंगा मैं, यू कैन कॉल अस डायरेक्टली, हम आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि आपको ये चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बताए, ताकि आपको पंचांग कभी भी लेना नहीं पड़े, पंचांग का उपयोग करना नहीं पड़े। हमारा मूल मोटो ये है, ज्योतिष और वास्तु दोनों के अंदर पंचांग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद मैं मुहूर्त का लेक्चर भी लेके आया था, तो यहाँ पर हम मुहूर्त को भी इस पंचांग के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, लेकिन इट विल बी स्टेप बाय स्टेप, नॉट हरी। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत घाई नहीं करना, क्योंकि हर रोज मेरे को मैसेज आते हैं, सर क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो, क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे जो भी दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, नियर अबाउट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा शास्त्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये सब चीज में मुझे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज आप थोड़ा सब्र करना, यू विल गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम मी, फ्रॉम अवर डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था। हाँ वीरेंद्र भाई, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करो तुम्हें। वीरेंद्र भाई अभी नेक्स्ट गुरु के बारे में अपन थोड़ी बातें करेंगे। गुरु एक राशि में 1 साल चलता है, 12 साल में 12 राशि पूरी करता है। गुरु 1 साल में 4 महीना वक्री रहता है। अभी अपने को 200 साल का गुरु निकालने का है। अभी समझो 1954 में गुरु कौन सा राशि का था वो निकालने का है। तो कैसा निकालोगे? तो पहला 1954 माइनस 1900 करने का। 1900 से 2100 के बीच में अपन गुरु निकालते हैं। तो वो 1954 में से 1900 निकालो तो 54 रहेगा। अब ये जो 54 अंक आया उसमें से 3 बात करने का, माइनस करने का 3, तो 51 आएगा। 54 माइनस 3 51। 51 को आप 12 से डिवाइड करो और जितना नीचे रिमाइंडर आएगा वो राशि का गुरु। अभी 51 को आप 12 से डिवाइड करेगा, 12 चौके 48, नीचे 51 में से 48 जाएगा तो 3 बचेगा, तो मिथुन राशि का गुरु आएगा। 1954 में मिथुन राशि का गुरु आएगा। अभी समझो 1980 में गुरु अपने को देखने का है, तो 1980 में से 1900 बात करने का 80 आएगा। 80 में से 3 बात करो, 3 इज ए कांस्टेंट, जो भी फिगर आएगा उसमें से 3 बात करने का 77 आएगा। 77 को 12 से डिवाइड करेगा, 12 छक 72, 77 में से 72 जाएगा तो 5 बढ़ेगा, यानी CS का गुरु आएगा। 1980 में CS का गुरु रहेगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो बता दो, अपन फिर से रिपीट करेंगे। अभी 2021 में गुरु कौन सी राशि का है देखने का है। तो 2021 में से 1900 बात करो, 121 आएगा। 121 में से 3 बात करो, 118। 118 को जो फिगर आएगा 12 से डिवाइड करो, 12 108। 118 में से 108 बात करेगा तो 10 आएगा, यानी मकर का गुरु जो फिगर आएगा वो राशि का गुरु रहेगा। 2021 में मकर का गुरु है। आप 200 साल 25 साल बाद का भी गुरु एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। समझो कि 2040 में कौन सी राशि का गुरु है, तो 2040 माइनस 1900, 140 आएगा। 140 में से 3 बात करने का 137 आएगा। 137 को 12 से डिवाइड करने का, तो 12 से डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा, 5 यानी CS का गुरु। 2037 में CS का गुरु रहेगा। आपके पास में चेक रहेगा तो उसमें भी चेक कर सकते हो, मगर इसमें एकाध राशि कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 12 महीने में गुरु कभी भी बदली हो सकता है, तो एक राशि आगे पीछे हो सकता है। 99% अपने को जवाब सच्चा मिलेगा। ये गुरु की राशि निकालने की रीत है। 25 साल बाद का भी आप राशि निकाल सकते हो, 25 साल आगे का भी निकाल सकते हो। ये गुरु की राशि है। आपको अभी इसमें कोई प्रश्न पूछने का है तो पूछो। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप चैट के माध्यम से डाल दीजिए।
यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं अधिक मास के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं, वीरेंद्र भाई ने एक ऐसे फॉर्मूला होता है जिसमें आप लास्ट 200 साल में कौन से वर्ष में अधिक मास आएगा, कौन से वर्ष में लीप ईयर आएगा, और कौन से वर्ष में कौन से अधिक मास के बाद कौन सी डेट को दिवाली आएगी, यानी इतना डिटेल्स में उन्होंने स्टडी किया हुआ है कि यू कांट एज्यूम कि भाई उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी ताजुब हो कि भाई इनका माइंड बहुत ही अच्छा चल रहा है कैलकुलेशन में। एट प्रेजेंट ही इज नियर अबाउट 73-75 ईयर्स के हैं, और उनको थोड़ा आंख के प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको डेमो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो लिख नहीं पाएंगे और मुझे ही लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी समझ में नहीं आया है, यहाँ पे आपको एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। यहाँ पे जो है गोपाल जी ने कि गुरु वक्री कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन आवर पेड लेक्चर। दिस इज आवर फ्री लेक्चर। मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि मेरा कोई भी पेड लेक्चर 499 से लेके 999 के ऊपर नहीं रहेगा। माई मोटो इज नॉट टू अर्न मनी, माई मोटो इज ओनली टू डिस्ट्रीब्यूट माई नॉलेज विच आई एम हैविंग एंड विच माई सपोर्टिंग मेंबर्स आर हैविंग। यानी हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर है उनके पास जो भी नॉलेज है रिगार्डिंग एस्ट्रो, वास्तु, ज्योतिष, केपी, जिसके भी बारे में आप, आई एम मास्टर इन केपी ऑल्सो, तो आपको जिसके भी बारे में जो भी नॉलेज है हमारे पास वो हमको आपको देनी है। और आपके सामने जो फैक्ट रखना है वो यही फैक्ट रखना है कि आजकल लोग आपको सेशन लेते हैं, उसमें फंड चार्ज करते हैं। मैंने आज एक जन का अभी से वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे हैं कि जिसका सूर्य 6th हाउस में होगा उनको पति पत्नी से बहुत ही झगड़ा होगा। तो मेरा ही सूर्य 6th हाउस में, मेरा पत्नी से तो आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। तो आई वॉन्ट टू कीप फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज रिटन इन बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में आई हैव स्टडीड अथर्ववेद, श्यामवेद, ये सब मैंने पढ़ा है। और मेरा कजिन ब्रदर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब वेद एवरी सैटरडे को, अभी तो लॉकडाउन है, अदरवाइज एवरी सैटरडे को ये सभी ये वेद्स और पुराण एवरी सैटरडे को 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में उसके लेक्चर देते हैं। दैट इज ऑल्सो पेड लेक्चर, मुंबई यूनिवर्सिटी, कलीना, सांता क्रूज। एंड उसका नाम है जतिन बोटाद्रा। माई सरनेम इज नॉट मेहता, आई एम ऑल्सो बोटाद्रा। तो यहाँ पे आपको जो भी देंगे वो बहुत ही एक्सेलेंट चीज देंगे। और अभी मैं आगे चलता हूँ, मैं वीरेंद्र भाई को बोलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए ले। वीरेंद्र भाई नवो बीजो टॉपिक लो। अधिक मास बारे में पूछो। हाँ, अभी अधिक मास, एक मिनट, आपको अधिक मास के बारे में देखो, ये समझाएंगे ना, आप जल्दी नहीं समझ पाओगे, बिकॉज मेरे को भी समझने को देर लगती है। मैं इतना मास्टर होने के बावजूद भी आई टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप नहीं समझोगे, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। और ये हम लोग हमारी मुहूर्त की बुक में वीरेंद्र भाई ने लिखे हुए बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हम हमारी मुहूर्त के बुक के अंदर ये सब चीज लेके आने वाले हैं। बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें। हम नो प्रॉफिट नो लॉस उस हिसाब से काम करते हैं, और न ही हम कहीं किसी से चार्ज करते। आई एम बिजनेसमैन, आई एम हैविंग माय टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस। वीरेंद्र भाई भी रिटायर है और उनका भी पेंशन वगैरह सब आता है। और चेतन भाई है, वो आईटी सेक्टर से है। यानी वी आर नॉट बिहाइंड द मनी, वी आर बिहाइंड द नॉलेज। तो अभी आपको अधिक मास के बारे में वीरेंद्र भाई समझाएंगे। वीरेंद्र भाई अधिक मास विषय समझाओ लोगों ने। अधिक मास एवरी 19 साल के बाद में वही अधिक मास आता है। हर एक 19 साल में 7 अधिक मास आते हैं। दैट इज ए बेसिक प्रिंसिपल। 19 साल में 7 बार अधिक मास आता है। अभी अपने को 1900 से 2100 के बीच अधिक मास निकालने का है। तो अपनी थियरी वही रहेगी कि जो साल रहेगा, जो साल में अधिक मास है कि नहीं देखने का है, तो उसमें से 1900 पहला बात करने का। अभी समझो 1980 में अधिक मास है कि नहीं अपने को देखने का है। तो 1980 माइनस 1900 जो फिगर आएगा 80, उसको 19 से डिवाइड करने का। अभी जो नीचे रिमाइंडर आएगा, अभी लिख लो कौन से रिमाइंडर आएंगे तो अधिक मास रहेगा। तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 6,
रिमाइंडर 9, रिमाइंडर 12, रिमाइंडर 15, रिमाइंडर 17। देखो रिमाइंडर कौन से 1, 4, 6, 9, 12, 15 और 17 ये अगर रिमाइंडर आएंगे तो वो साल में अधिक मास रहेगा नहीं रहेगा। अभी समझो किसका जन्म 1962 में हुआ है, 1962 माइनस 1900 तो 62 आएगा। 62 को 19 से डिवाइड करने का तो 19 तेरी 57 और 62 में से 57 गया तो 5 आया। तो ये 7 रिमाइंडर में से नहीं है, यानी 1962 में अधिक मास नहीं रहेगा। आपको ये सिंपल प्रिंसिपल है रिमाइंडर देखने का है। 1980 में रिमाइंडर अधिक मास था कि नहीं? 1980 माइनस 1900 80 आएगा। 80 को 19 से डिवाइड करो, 19 चौको 76 तो 80 में से 76 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 यानी अपना 7 रिमाइंडर में से 4 है, यानी 1980 में अधिक मास था। ये वेरी सिंपल प्रिंसिपल है। आपको 19 से डिवाइड करने का है, नीचे रिमाइंडर देखने का है। अगर रिमाइंडर ये जो 7 मैंने आपको जो बोला है उसमें से अगर रिमाइंडर रहेगा तो आपका अधिक मास वो महीने में रहेगा, वो साल में रहेगा। 2020 गया साल में अश्विन मास अधिक मास था, अपने को देखने का है कि 2020 में अधिक मास था कि नहीं। 2020 माइनस 1900 120 आया। 120 को 19 से डिवाइड करो तो 19 इंटू 6 114। 120 में से 114 गया तो 6 आएगा। 6 यानी ये जो 7 रिमाइंडर दिया है उसमें 6 है, यानी 2020 में अधिक मास था। ये वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप जब भी पैदा हुए वो अधिक मास था कि नहीं देख लेने का। 1965 में कोई आदमी जन्मा है तो 1965 माइनस 1900 65 होगा। उसको 19 से डिवाइड करो, 19 तेरी 57, 65 में से 57 बात करोगे तो 8 बचेगा। तो 8 अपने रिमाइंडर में नहीं है तो 8 यानी 1965 में अधिक मास नहीं रहेगा। इट्स ए वेरी सिंपल। सेकंड थिंग है कि अगर समझो कि रिमाइंडर है तो कौन सा मास अधिक मास आएगा, तो मैं बोलता हूँ कौन सा मास अधिक मास आएगा। अभी हिंदू पंचांग में पहले जो 5 है दिवाली के बाद में कार्तिक, मागसर, पौष, महा और फागुन ये कभी भी अधिक मास नहीं आते हैं। ये चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवा और आसो ये 7 महीने में से ही अधिक मास एक आता है। तो कौन सा साल में कौन सा अधिक मास आता है वो आप लिख लो। एक अगर रिमाइंडर बचा तो आषाढ़ महीना अधिक मास रहेगा। 4 अगर बचा तो जेठ मास रहेगा। 6 अगर बचा तो अश्विन मास रहेगा। गया साल में 6 रिमाइंडर बचा था, यानी अश्विन मास अधिक मास आया। 9 होएगा तो श्रावण महीना, यानी अभी जो आएगा 2023 में उसमें श्रावण महीना अधिक मास आएगा। बाद में 12 श्रावण के बाद में फिर ज्येष्ठ आएगा। ये 7 साल में ज्येष्ठ 2 बार आता है, बाकी के सभी एक बार आता है। बाद में जब भी 12 बचेगा तो उसके लिए श्रावण के बाद में, जेठ के बाद में वैशाख महीना आएगा और बाद में जो 17 बचेगा वो भादरवा आएगा और 1 बचेगा तो आषाढ़ आएगा। ये रिमाइंडर के हिसाब से आपको देखने का है। जेठ 2 बार आता है, बाकी के सभी एक बार आता है। अभी आपको इसमें कोई सवाल देगा तो पूछ। हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया अधिक मास के बारे में। और यहाँ पे आपको जो वीरेंद्र भाई पढ़ा रहे हैं ना वो ये सिंपल अभी फ्री सेशन है, तो यहाँ पे हम आपको ज्यादा नॉलेज शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम जो हो सके तो टॉपिक ज्यादा कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्स पे, और मेरी मुहूर्त की किताब भी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो हम लोग ने आज ये टॉपिक लिया है, हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे टॉपिक यानी पंचांग के जो टॉपिक्स है ये हम मुहूर्त की बुक में ऐड करके आपको दे, ताकि यू कैन रीड इट, एक्सप्लेन इट, आप आसानी से समझ सको और इसका उपयोग कर सको। और हम लोग मुहूर्त की भी जो किताब रखने वाले हैं उसकी भी कोई कॉस्ट हम ज्यादा नहीं रखने वाले हैं। वी विल ट्राई कि कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कि कॉस्ट कितना कटिंग कर सकते हैं सब चीज में।
तो आप लोगों को अधिक मास में समझ में आया एवरीथिंग? हाँ, और नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी डायरेक्ट ऑल्सो, आई कैन एक्सप्लेन यू। एक खाली मेरा रिक्वेस्ट है कि ये एक हफ्ता मत करना, क्योंकि आज अभी मेरा आज मॉर्निंग में कोविड टेस्ट हुआ है और अभी भी मैं कोविड टेस्ट के लिए बाहर ही गया था, तो मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और परसों रिपोर्ट आया, तो मालूम नहीं है मुझे कि क्या रिपोर्ट आ रहा है। ऊपर वाले से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट आवे ताकि हम आपके सामने जल्दी आ सके। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो आई हैव टू बी एडमिटेड बिकॉज आई एम 61, सो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो शायद हमारा थोड़ा लेट हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन आपको हम जितनी जल्दी हो सके, देखो आज चेतन भाई भी अभी हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज मिला है, वो अभी घर पे जाने के लिए निकले हुए हैं। अभी तक वो हॉस्पिटल में से ऑपरेट कर रहे थे, अभी वो घर पे जाके वापिस ऑनलाइन आ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। सेना पर लेसो वीरेंद्र भाई, शुक्र वक्री ઉપર લેશો। આમાં કોઈ સવાલ જવાબ છે? ના, આમાં કોઈનો સવાલ નથી આવ્યો। शुक्र ऊपर लेसो, वक्री शुक्र ऊपर। अभी वीरेंद्र भाई आपको शुक्र, देखो शुक्र वक्री होता है, ऐसे तो देखो शुक्र है, बुध है, गुरु है, शनि है, ये ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन ये वक्री होने के लिए हमें ना, आज तक मैं भी खुद मैं सॉफ्टवेयर यूज करता था वक्री ग्रह देखने के लिए, लेकिन ये वक्री ग्रह का मैं वीरेंद्र भाई के पास सीखने के बाद अभी मैं खुद मैन्युअली वक्री ग्रह देख लेता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही इजी मेथड इन्होंने बनाए हुए हैं ये पंचांग के अंदर। तो पंचांग की जो फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप केपी के नक्षत्र पद्धति, केपी के अंदर भी नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र कैसे निकालने, उसके भी बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूले निकाले हुए हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी वीरेंद्र भाई आपको वक्री शुक्र ग्रह के ऊपर समझाएंगे। वीरेंद्र भाई, वक्री शुक्र ग्रह ऊपर तमें कई डिटेल्स आपको ये लोगों ने। अपने को 200 साल का वक्री शुक्र देखने का है, 1900 से 2100 तक। कैसे देखोगे? कभी आपने वक्री शुक्र किसी के कुंडली में देखा है क्या? कैसा निकालने का? और इसकी एक मैथमेटिकली पद्धति है, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा कि 8 साल में शुक्र 5 बार वक्री होता है। 8 साल में शुक्र 5 बार वक्री होता है और हर एक 19 महीने में शुक्र वक्री होता है। 19 से 20 महीने में 19 × 5 95 यानी 8, 4 बार 19, 19.5 महीने में ये 5 बार वक्री होता है। अभी पहला अपने को देखने का है कि अपना जो ईयर है उसमें शुक्र वक्री हुआ है कि नहीं। अभी समझो किसी का जन्म 1962 में पैदा हुआ है, तो 62 में शुक्र वक्री था कि नहीं, वो देखने की सरल मेथड। अभी 1962 में पैदा हुआ है तो उसमें से 1900 बात करो तो 62 आएगा। अब ये जो 62 आएगा उसको 8 से डिवाइड करने का, 8, और नीचे क्या रिमाइंडर आता है देखने का। अगर अपन 8 से डिवाइड करेगा तो 0 से 7 तक रिमाइंडर आएगा। अभी लिख लो 1, 4 और 7 जो साल में रिमाइंडर आएगा वो साल में शुक्र वक्री नहीं होएगा। 1, 4 और 7 ये 3 में अगर नीचे रिमाइंडर आएगा तो वो साल में शुक्र वक्री नहीं रहेगा। और रिमाइंडर अगर 0, 2, 3, 5 और 6 5 बार जो ये रिमाइंडर आएगा तो वो साल में शुक्र वक्री रहेगा। वेरी सिंपल। अभी 62 में आप 8 से डिवाइड करो तो क्या होएगा? 62 डिवाइडेड बाय 8, 8 से 56। अगर 62 में से 56 बचेगा तो 6 बचेगा। तो 62 में शुक्र वक्री था। पहला अपने को वही देखने का है, वो साल में शुक्र वक्री था कि नहीं। एक बार अपने को मालूम पड़ गया कि शुक्र वक्री है वो साल में कि नहीं, तो 62 में शुक्र वक्री था। अभी सेकंड टाइम आपको विचार आता है कि शुक्र वक्री था, ठीक है, 12 महीना शुक्र वक्री है नहीं, उसका लिमिट पीरियड 40 से 46 दिन तक है, महीने से 6 महीना तक वक्री रहता है। तो कौन से महीने में वो वक्री रहेगा, वो दैट इज ए मोर इम्पोर्टेंट थिंग।
तो आपने अभी जो रिमाइंडर मैंने आपको लिखाया है 0, 2, 3, 5, 6, उसके बाजू में उसका महीना भी लिख लो। 0 के सामने 6 आएगा, 6 यानी जून महीने में। जहाँ 0 आता है वहां जून महीने में शुक्र वक्री होएगा। 2 आएगा वहां 1 रहेगा, 3 आएगा वहां 8 रहेगा, 5 आएगा वहां 3 रहेगा, और 6 आएगा वहां 10 रहेगा। यानी जहाँ रिमाइंडर 6 आता है वहां 10 यानी अक्टूबर में शुक्र वक्री है। ये आप आपका जन्म तारीख देख लो और उसमें कंफर्म करो कि शुक्र वक्री है कि नहीं, वो साल में वक्री था कि नहीं। अभी समझो कि 1982 जनवरी में किसी का जन्म हुआ है और अपने को देखने का है कि शुक्र वक्री है कि नहीं, तो पहला 1982 माइनस 1900 करो तो 82 आएगा। अभी 82 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा। हाँ 2 आएगा यानी अपन बोल सकते हैं कि वो साल में शुक्र वक्री था, बराबर है। अभी बाद में अपने को देखने है कि जनवरी में था कि नहीं। हाँ बराबर है कि 2-1 अपन लिखा है, जहाँ रिमाइंडर 2 आता है वहां जनवरी में शुक्र वक्री था। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो जातक 1982 जनवरी में पैदा हुए उसका शुक्र वक्री रहेगा। आपको मांगता है तो आपकी कुंडली में कंफर्म करो कि शुक्र वक्री है कि नहीं। आप बिना पंचांग देखे, बिना ऐप देखे बोल सकते हो कि शुक्र वक्री है। अभी समझो कि गया साल में 2020 में जून महीने में शुक्र वक्री था। अभी अपने को कंफर्म करने का है कि 2020 में जून महीने में था कि नहीं। 2020 माइनस 1900, 120 बचा, उसको 8 से डिवाइड करो तो 0 आता है। तो हाँ वो साल में शुक्र वक्री था। अभी 0 के सामने 6 है तो जून महीने में, तो गया महीने में जून महीने में शुक्र वक्री था। ऐसा अपन 200 साल का शुक्र वक्री कौन सा महीने में और कौन से साल में है वो अपन देख सकते हैं। ये वेरी वेरी इजी फॉर्मूला है और कंफर्म फॉर्मूला है। आप अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है कि नहीं ये मेथड देखो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सवाल पूछ सकते हो। मित्रों, आप सभी लोगों को ये समझ में आया शुक्र के बारे में? देखो, वीरेंद्र भाई के पास बहुत ही अच्छी नॉलेज है और हमारे ग्रुप के अंदर हमने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है और हम भी चाहेंगे कि आप सभी लोग भी उनका जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि हमारा मकसद और उनका भी मकसद, हमारे विचार इतने मिलते जुलते हैं कि हम दोनों का मकसद एक ही है कि हम इस विद्या का प्रचार करें। हम ऐसा नहीं है कि ये विद्या हम हमारे साथ ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हमारे पास जो भी है वो हम आप सभी लोगों को बांट के जाना चाहते हैं। और यहां तक मैं मेरे बच्चे लोगों को भी कहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी किताबें, मेरी हैंड रिटन किताबें हैं, मेरे लैपटॉप पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ में आने चाहिए कि जिनको इसका सही तरह से उपयोग करना आता हो और जो अच्छे कार्य के लिए उपयोग कर सके। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में भी। और वास्तु में तो मेरे इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, लोग आपको बोल देंगे कि ये रेमेडीज है, ये रेमेडीज है। तो मैं कहीं भी कोई भी रेमेडीज करने से पहले आपको अलर्ट करता हूँ। और मैं अभी मेरा एडवांस वास्तु कोर्स आएगा, उसमें जो मेरा बिगिनिंग है वो बिगिनिंग ही इस तरह आएगा कि आप बोलोगे सर ये लोग रेमेडीज देने के लिए सबको, पब्लिक को उल्लू ही बना रहे हैं। आप खुला बोलोगे कि ये उल्लू बना रहे हैं। मैं उल्लू बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज वास्तु और रेमेडीज कितनी काम करती है। क्योंकि मैंने इतने सारे लिटरेचर, इतने सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने आज तक कोई भी वास्तु की किताब में या तो कोई भी ये जो हमारे ग्रंथ है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो भी हमारे गरुड़ पुराण, ये पुराण जो भी पुराण है, उसमें कहीं भी मैंने आज तक वास्तु की रेमेडीज नहीं पढ़ी हुई है। वास्तु की रेमेडीज के लिए भी वहां पे उन्होंने जो जिक्र किया है, बहुत ही इजी मेथड जिक्र किया है। और वो मेथड मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज टू मच प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि मैं एक गिलास पानी का भर के यहाँ रख दूं और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लोग मुझसे भी रेमेडीज बहुत मांगते हैं। देखो, मैं भी मंत्र तंत्र यंत्र सब जानता हूँ, मैं भी काला अच्छा बुरा दोनों कर सकता हूँ, लेकिन माई मोटो कि मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। और मैं आपको सही राह दिखाऊंगा कि भाई इस चीज में मत गिरो।
तो यहाँ पे आप लोगों को शुक्र के बारे में समझाया है। और હવે વીરેન્દ્રભાઈ સેના ઉપર તમે કઈ સમજાવી શકશો? વીરેન્દ્રભાઈ હવે હા બોલો. તમારો વિડિયો પોસ્ટ થઈ હવે ગયો છે, देख दो वीरेंद्र भाई। सब लोग चालू रखना, तो उनको भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझे भी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। કયા ટોપિક પર લો છો? हेलो हाँ, કયા ટોપિક પર લો છો? राहु विषय नहीं. राहु विषय। राहु राहु ओके। हाँ. अभी वीरेंद्र भाई आपको राहु के ऊपर कुछ नॉलेज देंगे। ऐसे तो जनरली हमारी कुंडली में नहीं, जैसे तो जनरली राहु वक्री ही रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि पूरे साल राहु वक्री रहता है, लेकिन जब कोई भी सॉफ्टवेयर में आप जाओगे ना, तो ट्रू नोड और मीन्स एक एस्ट्रो मीन्स ये ट्रू राहु करके एक एप्लीकेशन है, उसमें आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो साल में कौन से समय पे कितने दिन के लिए राहु मार्गी होगा वो आपको डिटेल्स वहां मिलेगी। लोग राहु को वक्री ही समझते हैं, तो जब वो मार्गी होता है उस समय पे देखो, प्रेडिक्शन पार्ट तो वीरेंद्र भाई नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन पार्ट बता रहा हूं कि राहु अगर जिस दिन मार्गी होता है और उस दिन अगर आप समझो कोई भी कार्य करते हैं, तो यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी मैं कह सकूंगा 2 से 3 दिन के लिए राहु मार्गी होता है पूरे साल के अंदर। तो आप पंचांग रेफर करोगे तो यू विल कम टू नो कि कभी राहु मार्गी होता है। तो वीरेंद्र भाई चालू करो राहु ऊपर। राहु एक ऐसा ग्रह है जो वक्री चलता है, हमेशा वक्री चलता है, और साल में एक राशि पूरी करता है। रोज की 3 कला 11 विकला चलता है। अभी आप कोई भी साल में समझो 1965 जनवरी में आप बॉर्न हुए हैं, तो राहु कितने अंश का है और कितने कौन सी राशि में है वो अपन कैलकुलेशन का हिसाब से बता सकते हैं। तो कोई ने भी एक, मारी बात सांभळो, कोईने भी एक बर्थ डेट आपो तो હું એનો રાહુ કેટલા અંશનો છે ને કઈ રાશિનો છે સમજાવું. કોઈ બી તમે એક વીરેન્દ્રભાઈ તમે તમારા હિસાબે કોઈ પણ બર્થ डेट લઈ લો, તમારા હિસાબે કોઈ પણ બર્થ डेट લઈ લો। अच्छा, एक जातक का जन्म 59 साल में हुआ। एक मिनिट वीरेंद्रभाई, हितेश भाई वोरा કરીને એમણે આપ્યું છે 1182 82 हाँ 82 हेलो 82 1982 1 जान्युआरी 1982 1 जान्युआरी 1982। अभी 1 जनवरी 1982 अपने को उनका राहु कितने अंश का है और कौन सी राशि का है देखने का है। अपने पास कुछ पंचांग नहीं है, बट 82 और जनवरी मालूम है। अभी इसके लिए कांस्टेंट है, लिख लो 86 अगस्त 86 8 लिखो। इसमें से 82 1 बात माइनस करो, 86 8 में से 82 1 बात करो तो कितना आएगा? 4 साल और 7 महीना आएगा, बराबर है। 86 में से 82 गया तो 4 और 8 में से 1 गया तो 7, 4 साल और 7 महीना। 4 साल और 7 महीना यानी कितना महीना हो गया? 48 और 7 55 महीना हो गया। ये 55 महीने को 1.6 के मल्टीप्लाई करो। 55 है, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 88 आएगा। देखो 55 मल्टीप्लाई बाय 1.6 88 आएगा। तो 88 अंश का उनका राहु रहेगा। 88 अंश यानी 2 राशि पूरी और 28। उनको पूछो कि मिथुन राशि का 27-28 अंश का राहु है कि नहीं, इन्हें पूछो। हितेश भाई તમારો રાહુ મિથુન રાશિનો છે 28 અંશનો? ચેટ માં કહી દો યસ। हितेश भाई ने
જવાબ દિया है यस। और 27 अंशનો છે। હા બરાબર છે ને, એમને ડિગ્રી નથી ખબર પણ મિથુન રાશિનો રાહુ છે અને 27-28 અંશનો રાહુ હશે। તો આ હિસાબથી આપણે રાહુની રાશિ અને આ કરીએ એના માટે થોડા કોન્સ્ટન્ટ છે, એ કોન્સ્ટન્ટ આપણે જો લખી લઈએ તો ખ્યાલ આવી જાય। તો લખો 49 વીરેન્દ્રભાઈ હિન્દીમાં બોલજો, હિન્દીમાં બોલજો। यस सॉरी 49 जून महीना, 68 जनवरी, 86 अगस्त, 2005 मार्च और 2023 अक्टूबर, ये 5 कांस्टेंट लिख लोगे और इसके नीचे वाला कोई भी जातक जन्मा है तो ये कांस्टेंट में से वो बात करो और जो जवाब आएगा उसको महीने में कन्वर्ट करो। अभी समझो कोई 64-65 वाला रहेगा, 64-65 वाला कोई છે એવા કોઈનો જન્મ 68 ની વચ્ચે થયો છે? બોલો વીરેન્દ્રભાઈ ફરીથી એક વખત આ રિપીટ કરો ને। 5 કોન્સ્ટન્ટ રિપીટ કરો। 49 जून महीना, 68 जनवरी, 86 अगस्त, 2005 मार्च और 2023 अक्टूबर, ये 5 कांस्टेंट लिख लो। इसमें से जातक का जन्म कोई भी साल में हुआ रहेगा, इसके ऊपर वाला कौन सा कांस्टेंट है उसमें से वो बात करने का। अभी समझो किसी का जन्म 64 अक्टूबर में हुआ है, 64 अक्टूबर यानी 64-10, तो इसके ऊपर वाला कांस्टेंट है 68 जनवरी। 68 जनवरी में से 64-10 बात करो तो कितना महीना आता है देखने का, तो वो आएगा 3 साल और 3 महीना आएगा। 3 साल 3 महीना। 68 जनवरी में से 64 अक्टूबर जाओगे तो 3 साल 3 महीना आएगा। 3 साल 3 महीना यानी करीबन 39 महीना। जो महीना आएगा उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1.6 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर ऑल। जितना महीना आएगा फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मंथ्स, बाद में उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करने का। इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीबन 62-63 आएगा। यानी वो जातक का जन्म मिथुन राशि में 2-3 अंश का रहेगा। देखो 64 अक्टूबर में मिथुन राशि का 2-3 अंश का ये रहेगा। ऐसा हम राहु का राशि और अंश निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एटलीस्ट यहाँ पे एक यस का यस डाल दीजिए तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं आपने ये लेक्चर बराबर सुना है। हर अपने आप को हाँ देवेंद्र जी क्या समझ में नहीं आया आप पूछिए। आपका बर्थडे बोलो, उनका बर्थडे बोलो। देवेंद्र जी आपका बर्थडे बताइए। देवेंद्र जी आपको समझ में नहीं आया है, आप आपका बर्थडे एक बार बता दीजिए तो आपको बता देते हैं किस तरह कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डाल दीजिए आप बर्थडे। चलो बर्थडे नहीं नाखता, वो बर्थडे नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझाता है। अभी एप्रिल महीना 2021 है। આપણે વીરેન્દ્રભાઈ આ રાહુ વિશે ફરીથી એક વખત સમજાવી દો ને। આ રાહુ વિશે ફરીથી એક વખત સમજાવી દો અને એકદમ ધીરે જાઓ। राहु के लिए 5 कांस्टेंट है। राहु के लिए 5 कांस्टेंट है। 49 जून महीना, 68 जनवरी महीना, 86 अगस्त महीना, 2005 मार्च महीना और 2023 10 महीना। ये जो 5 कांस्टेंट है। अगर तो अभी एक जननी डेट ऑफ बर्थ आई है 20/11/1973 जो 20 नवंबर 1973 नवंबर 1973 है। ये अपने को डेट मालूम है। डेट बाजू में रख दो। डेट इज नॉट ये इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अभी इसके ऊपर वाला कांस्टेंट है 86.8, 86 अगस्त कांस्टेंट है. इसने से 73 नवेम्बर महीनो छे ने, कयो महीनो छे? हाँ, ये नवंबर महीनो, नवंबर. हाँ, तो 7311, 86.8 में से 7311 माइनस करो. 86.8 में से 73 नवंबर महीना बात करो. 12, 8, 20, 20 में से 11 गया तो 9, 85 में से 73 गया तो 12, यानी 12 साल 9 महीना रहेगा. देखो 86.8 में से 73 नवंबर महीना बात करने का, तो 12 साल और 9 महीना रहेगा. 12 साल 9 महीना यानी 12, 12, 144 और 9, 153 महीना होएगा. 153 महीना रहेगा. अभी 153 महीने को 1.6 से मल्टीप्लाई करो. 153 यानी 240 और 254, 255 होएगा. 255 यानी 8 राशि पूरी और 15 अंश का. उनको पूछो कि धनु का 15 अंश का है कि नहीं. पारुलबेन बराबर है. ओके, बराबर है. पारुलबेन का जो क्वेश्चन था 20/11/1973 का, वो बता रहे हैं कि बराबर है. धनु राशि का राहु है और करीब करीब 15 अंश बराबर है. पारुलबेन, ओके. तो यहाँ पे आपको आज ये जो जानकारी दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सभी बहुत ही पसंद आई होगी. और अभी हमारी टाइम लिमिट समाप्त हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि हम इसके आपको ये लेक्चर कैसे लगे, ये आप आपके ग्रुप के अंदर जरा डाल के बता दीजिए, ताकि हम देखो आज हमारे जो चेतन भाई है ना, वो टेक्निकल पर्सन है, वो नहीं है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. परंतु नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई ये चीज को हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेंगे. आज तक हमारे हिसाब से हमारे कोई भी स्टूडेंट लोगों को कभी भी परेशानी नहीं आई है हमारे कोई भी लेक्चर में. तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. तो हम हमारा ये जो सेशन है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं. आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप आपके ग्रुप में डाल दीजिए. वीरेंद्र भाई, मैं या तो चेतन भाई, कोई भी आपकी ग्रुप में क्वेरी का जवाब देंगे. आपका जब पेड लेक्चर होगा, एंड आई एम गिविंग एश्योरेंस टू यू कि हमारा जो भी पेड लेक्चर होगा वो 499 और 999 के बीच में ही होगा. उससे ज्यादा हम कॉस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, तभी मेरे पास भी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं थी मैं जब पढ़ रहा था. तभी तो मैं 1982 में मैंने पढ़ना चालू किया था, तभी मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे. मैं खाली 2000 रुपये में नौकरी करता था. और मैंने मेरा जो कैरियर, ये एस्ट्रोलॉजी का कैरियर है, आई हैव स्टार्टेड माय एस्ट्रोलॉजी कैरियर फ्रॉम जामनगर, आयुर्वेदिक एंड एस्ट्रोलॉजी कैरियर फ्रॉम जामनगर. मुझे आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छी नॉलेज है, मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की. तो मैंने वहां से मेरा कैरियर स्टार्ट किया और मैंने सर्वप्रथम भृगु संहिता किताब परचेस करके मैंने उसको डिटेल्स में पढ़ा है. मैंने 11 खंड उसके परचेस किए थे, 11 पार्ट्स, और मेरी पास्ट लाइफ उसमें से निकाली थी कि व्हाट मैं क्या था पास्ट लाइफ में. और मुझे ऐसा अमेजिंग लग रहा है कि मैं बाय कास्ट जैन हूँ, और इस समय पे मैं एक जो ब्राह्मण व्यक्ति, ये जो सब ये विद्या का प्रचार करते हैं, तो मैं ऐसे ब्राह्मण बन के ये विद्या का प्रचार कर रहा हूँ. और वहां पे भी ऐसा लिख के आया था कि प्राचीन समय में मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था और मैंने लोगों का खून बहुत चूसा था. मैंने लोगों की कुंडली देख देख के लोगों को उल्टे सीधे कांड करवाए थे, यानी उल्टी सीधी विधि करवाई थी, और बहुत ही अनाप शनाप पैसा बनाया था. तो आज इस समय में जो फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं, आप समझ लीजिए, भले ऑनलाइन तो ऑनलाइन, आज हम नियर अबाउट 26,000 ईयर्स के बाद मिल रहे हैं. हम 26,000 ईयर्स के पहले मिले थे, आज वापिस हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो 26,000 ईयर्स के बाद मिल रहे हैं. अगर आप भृगु संहिता को डिटेल्स में पढ़ेगा ना, यू विल गेट अमेजिंग नॉलेज फ्रॉम भृगु संहिता. और मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडली निकाली है भृगु संहिता में से, और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है. और वहां से पास्ट लाइफ और ये प्रेजेंट लाइफ दोनों को कॉम्बिनेशन करके मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है. तो यहाँ पे हम आज सबसे विदा लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग
आपका ये जो मुझे है ओपिनियन कि भाई आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए और विद इन शॉर्ट पीरियड हम लोग इसके पेड लेक्चर लेके आएंगे और उसमें हो सकेगा तो हम लोग 4 दिन 5 दिन का सेशन रखेंगे और वी विल गिव मैक्सिमम डिटेल्स इन दैट। और उसी साल हम लोग हमारे मुहूर्त की बुक भी लॉन्च करेंगे और अगर गुरु वक्री हो जाएगा तो मुहूर्त की बुक लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध और गुरु जब वक्री होता है तो कोई शुभ कार्य ऐसे नहीं करने चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर उस समय पे गुरु वक्री होगा, आई थिंक अभी गुरु वक्री हो रहा है थोड़े समय में, तो नहीं कर पाए, फिर भी आपको जो भी डिटेल्स देंगे वो इतनी अच्छी देंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे और ये हमारी बुक प्रिंट हो जाएगी, फिर हम उसको आपकी हार्ड कॉपी देंगे। तो हम आपसे आज विदा लेते हैं। नमस्ते वीरेंद्र भाई। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। आप लोगों ने आज का हमारा सेशन अटेंड किया, थैंक यू एवरीबॉडी।